हेलो दोस्तों, 5000 क्वेश्चन की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हमने एक और नई सीरीज शुरू की है जो कि आपके जितने भी पेडागोजी में जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे बुद्धि के सिद्धांत, विकासीय सिद्धांत, व्यवहारवाद के सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद के, मनोसामाजिक, इन सभी सिद्धांत व इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम करवा रहे हैं। वो सीरीज आप ज़रूर देखें, कल से वो स्टार्ट हो गई है। और उसका पहला जो सिद्धांत है हमने लिया है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो आप अवश्य करें और उसको अच्छे से देखें। उनमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और ये सभी इन इन जितने भी सिद्धांत हैं इनमें से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे एच टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट, जितने भी KVS, DSSB, हर एक में बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप अच्छे से कीजिए। और उनसे अलग हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 323। इससे पहले हम 322 तक पहले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से अधिगम का उच्चतम स्तर है, ठीक है। उच्चतम स्तर, जो सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए स्वायत्तता स्तर, बी अवबोध स्तर, सी अमूर्त चिंतन स्तर। तो होता है सीखने का आपका अमूर्त स्तर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, जिसको हम निगमन भी कहते हैं, ठीक है, निगमन, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन स्तर जो कि आपकी किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 324। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह किसने दी? देखो, अधिगम जो सीखना है वो अनुभवों जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप, इन दोनों के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो किन्होंने दी? ये थी गेट्स एवं अन्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ये जो आपकी डेफिनेशन है, जो ये परिभाषा है, ये आपको आपके JBT, D.Ed और B.Ed जो भी ना उसके सिलेबस से ली गई है, ठीक है। और JBT के तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेज पे ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सिलेबस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका DSSB का हो, KVS का हो, रीट का हो, यूपी टेट का हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक पक्ष में हम सोचना, तर्क करना, तो ये लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टंकन कार्य करने लगता है, ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। निम्नलिखित में से कौन समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है? तो समग्रवाद के आपके ये देखो, कोफका, वर्दामेयर और कोलर, ये तीनों आपके समग्रवाद में आते हैं। और जो ये हल है ना, ये आपका समग्रवाद में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समग्रवाद सिद्धांत जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, उसके अनुसार अधिगम का अर्थ क्या है? ठीक है, जो गेस्टाल्ट थ्योरी थी, जो उसके अनुसार अधिगम का अर्थ यही था कि किस हर मतलब अंडरस्टैंड करना, कोई भी चीज़ है उसको समझना, ठीक है। समझ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दी थी समग्रवाद ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संयोजन स्थापना, ये तो थी आपकी व्यवहारवाद की, ठीक है, व्यवहारवाद की थी ये तो। ऑप्शन ए आ रहा था वो व्यवहारवाद के ऊपर संबंधित है। और डी है आपका संज्ञानात्मक चित्रण, ये आपका है प्याजे वाला, देखो विकासीय सिद्धांत, ये विकासीय सिद्धांत से संबंधित है। नवीन अनुक्रिया करना, ये आता सृजनात्मकता में। तो बच गया बी, अंडरस्टैंडिंग का होना, ये आपका आएगा गेस्टाल्ट थ्योरी। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328। सीखना है
ऑप्शन ए ज्ञानार्जन करना, बी समस्या समाधान की योग्यता, या सी प्रशिक्षण में अनुभव द्वारा व्यवहार परिमार्जन। अभी किया था ना हमने, प्रशिक्षण में अनुभव द्वारा, हमारे एक्सपीरियंस द्वारा व्यवहार में परिमार्जन, बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही बैठेगा। ठीक है, देखो अभी देखो हमने किया था ना, देखो पीछे अभी तो किया था जो गेट से ने था, तो ये वाला अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 328 हो गया। ठीक है, तो व्यवहार सीखना क्या होगा, प्रशिक्षण में अनुभव द्वारा व्यवहार परिमार्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कोई शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है कुछ, और उन्हें समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक की यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम को विकास में सहायक होगी। जैसे किसी बच्चे को सेब के बारे में बताना है, तो एक अध्यापक उनको सेब का चित्र दिखा रहा है। ठीक है, तो इस क्रिया में जो ये क्रिया कर रहा है अध्यापक, तो इस प्रक्रिया में व्यवहार के किस पक्ष में के अधिगम विकास में सहायक है। कौन कौन से, जैसे भावात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, संज्ञानात्मक, तो इसमें तीनों पक्ष आपके विकास हो रहा है, तीनों पक्षों का। ठीक है, तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी हो जाएगा आपका, संज्ञानात्मक पक्ष भी हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष भी हो जाएगा, भावात्मक पक्ष, तो ये तीनों ही पक्ष इसमें डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक व सुखद बनाना, यह निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित है। देखो, तत्परता का नियम होता है किसी सीखने के लिए तत्पर होना। ठीक है, ये तो नहीं होगा। प्रभाव का नियम, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर शिक्षक है वो कक्षा का जो वातावरण है वो सीखने के लिए सुखद व संतोषजनक बनाएगा, तो इफेक्ट डाल रहा है ना बच्चों के ऊपर, वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अभ्यास का नियम तो नहीं, अभ्यास तो हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं। ठीक है, सीखने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। वो किया था आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में इसमें थॉर्नडाइक ने क्या किया, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। ठीक है, कोई भी अध्यापक है वो कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, बच्चे जो सीख के आ रहे हैं घर से या अब अपने इन्वायरमेंट से, उसका संबंध क्लास से जोड़ना है। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसका संबंध, फिर उसको बच्चा क्या है अच्छे से एक तो सीख पाएगा और एक जल्दी सीखेगा। उसकी दैनिक जीवन की जो क्रिया है उनसे अगर हम उसका संबंध बना देते हैं तो इसमें क्या लिख रखा है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है। जो हम ये चीज करवा रहे हैं तो उसमें सिद्धांत कौन सा है। बहु प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत, यानी बहुत सी चीजें करवा के देखेगा बस, वो होगा बहु प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत। मान लो एक चीज से समझ में नहीं आए, फिर दूसरी से समझ आए, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये हो गया आपका बहु प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत। ठीक है, अगला हो गया बी, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। बी का हो गया संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यानी कि ये वाला ठीक है आपका। देखो इसमें क्या कर रहा है, शिक्षक नवीन ज्ञान देते समय संबंध बना रहा है ना, संबंध किसके, दैनिक जीवन क्रियाओं से। ठीक है, बच्चे जो दैनिक जीवन क्रियाएं करता है ना, उसका संबंध अपने उसकी टीचिंग से कर रहा है ना, तो आपका संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, तो 332 का आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का क्रियात्मक
व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है? ऑप्शन ए अधिगम के व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है। ऑप्शन ए अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत, बी अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, सी अधिगम के प्रभावशील क्षेत्र के अंतर्गत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका वे क्रियात्मक पहलू आएगा आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जो व्यवहार का क्रियात्मक पहलू है वो आता है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू क्रिया करने से लाया गया परिवर्तन अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू वह है जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान व्यक्ति के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 334। आमतौर पर विकास के चरणों में निम्नलिखित में से किस अवधि को संघर्षों की अवधि कहा जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। स्टैनले हॉल ने किसे कहा था? वो किशोर अवस्था को कहा था, जिसमें है ना जो संवेगों के विकास बहुत अत्यधिक तेजी से होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें बच्चे का क्या होता है, संवेगों के ऊपर कोई भी मतलब है ना वो नहीं होता, उसके संवेग मतलब तूफान सा रहता है उनके अंदर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आमतौर पर विकास के चरणों में किशोर अवस्था को संघर्षों की अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान विकास तीव्र गति से होता है और संवेगात्मक स्थिति प्रबल होती है। इस अवस्था में कामेंद्रियां सक्रिय एवं परिपक्व होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335। निम्न में से कौन सा विकास कार्य बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, हमने बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी है ना पहले, तो उनमें से कौन सी विशेषता इन चारों ऑप्शन में से बाल्यावस्था की नहीं है? देखो, साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, ये तो सीखता है बच्चा, खेलों की आयु भी कहते हैं हम इसे। तो साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल तो सीखता है, ऑप्शन ए तो ठीक है, ये तो विशेषता है। एक व्यक्ति या स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति या स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक अपनी ही उम्र के सहयोगियों के साथ मिलकर सीखता है। वह विद्यालय में प्रवेश करता है और उसमें सहयोग, सहनशीलता और सहानुभूति के गुण विकसित होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 336। मानसिक खालिस्तान के विचार के माध्यम से अपने मूल्य के निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, सी मापन, बी व्यवहार, या डी विचार। तो आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। ऑप्शन बी आपका ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसिक व्यवहार के विचार के माध्यम से अपने मूल्य के निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। मनोविज्ञान एक वह विज्ञान है जिसमें प्राणी के भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 337। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास, ऑप्शन ए मुख्यतः प्रकृति है, बी मुख्यतः पोषण है, या सी प्रकृति और पोषण दोनों अलग अलग हैं, और जो डेवलपमेंट होता है ना वो किससे होता है? नेचर से और उसके पोषण से। तो जो ऑप्शन डी है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया है, यानी कि जो पोषण होगा आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और प्रकृति है ही नेचर, तो इन दोनों से मिलकर जो अंतःक्रिया होगी उससे विकास होता है बच्चे का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के विकास में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ये तो पता ही है, ये था आपका किंडरगार्टन। ऑप्शन सी किंडरगार्टन। ठीक है,
फ्रोबेल का किंडरगार्टन। शिक्षा के विकास में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन था। इनकी पद्धति खेल विधि द्वारा छात्रों को सीखने के लिए सर्वप्रथम पद्धति थी। ठीक है भाई, जो फ्रोबेल है ना, वो बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक ज्ञान शास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी बर्नर, सी वाइगोत्स्की, डी जॉन डेवी। देखो, प्याजे का तो हो गया संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की का होगा जेडपीडी, और जॉन डेवी का हो गया आपका आनुवंशिक ज्ञान शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जॉन डेवी। आनुवंशिक ज्ञान शास्त्र के जनक जॉन डेवी हैं। इससे अर्जित गुणों के संक्रमण पर डार्विन के विचार लैमार्क से भिन्न हैं। ठीक है, उसके अनुसार विकास प्रकृति पर निर्भर है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रकृति और वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है। निगमनात्मक विधि से शिक्षण क्या है। देखो, निगमन में क्या करते हैं हम, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, मान नियम से उदाहरण की तरफ, और आगमन में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। तो देखो, मान लो हम मैथ में कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उसके लिए कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, मान लो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, उसके द्वारा हम कोई सवाल हल कर रहे हैं, तो वो हो गया निगमन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य, या ऑप्शन सी मैक्रो से माइक्रो, या डी आसान से कठिन। तो ये आपका हो गया ना विशिष्ट से सामान्य, यानी कि पहले नियम, ये हो गया विशिष्ट, फिर नियम से हम उदाहरण की तरफ। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, और अगर यहाँ पर आगमनात्मक होता तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ठीक है, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण विशिष्ट से सामान्य होता है। पहले ही पूर्व अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों द्वारा बनाए हुए नियम तथा सूत्र बताए दिए जाते हैं। इसके पश्चात इन नियमों का प्रयोग कर हल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानेंद्रिय विकासात्मक चरण किसके बीच होता है, कौन सी अवस्था में। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, जैसे आँख, नाक, इन ज्ञानेंद्रियों के उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ज्ञानेंद्रिय विकासात्मक चरण है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, या डी 11 से 15। जो पांचों इंद्रियां हैं ना आपका, इनका विकास आपका 0 से 2 वर्ष के बीच में हो जाता है। ठीक है, वो फिर ये धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक अच्छे से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना 0 से 2 वर्ष के बीच में आ जाता है ना, बोलना तो आ ही जाता है 0 से 2 वर्ष के बीच में, सुन भी लेता है बच्चा, देख भी लेता। तो ये हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां, तो ये 0 से 2 वर्ष के बीच में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका ज्ञानेंद्रिय विकासात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह 6 उपचरणों से बना है। ये आपका जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास था ना, उससे संबंधित है। 0 से 2 वर्ष के बीच में जो इन्हें ना 6 उपक्रियाएं बताई थी, वो हमने कल करवाया, उसको आप अच्छे से ज़रूर देखें। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कल करवाया हमने, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 342, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। जो बच्चे में शारीरिक वृद्धि होगी ना, शारीरिक वृद्धि, तो वो किसको वो करेगा। देखो, एक गुणात्मक, गुणात्मक तो आपका विकास होता है, वृद्धि और जो विकास है ना, वृद्धि आपका होता है मात्रात्मक, और विकास आपका गुणात्मक। ठीक है, तो गुणात्मक तो नहीं होगा, बी संकल्पनात्मक भी नहीं होगा, सी मात्रात्मक, हाँ ये मात्रात्मक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मकतावाद का तरीका एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का खालिस्तान तरीका कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, जो संरचनात्मकतावाद का तरीका है वो एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोग, यानी कि तीनों चीज, पर्यवेक्षण, एक्सपीरियंसेस और प्रयोग द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का कौन सा तरीका कहलाएगा, वो संज्ञानात्मक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संरचनात्मकतावाद का तरीका एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का एक संज्ञानात्मक तरीका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व संख्य संकल्पनाएं बालक में वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन से होंगे आपकी, कौन से वर्ष में, देखो ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 8 वर्ष। तो हमने ये करनी है आपको 5 वर्ष में। ठीक है, बच्चे के 5 वर्ष तक। ठीक है, जैसे 1 से 100 तक गिनती वो सिखा सकते हैं हम 5 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व संख्या संकल्पनाएं वही होगी जैसे गिनती हो गई, ये चीजें। ठीक है, वो 5 वर्ष तक हम सिखा सकते हैं। देखो, पूर्व स्कूली वर्ष के मध्य तक बच्चों को 5 वर्ष तक की आयु में गिनती करने में बुनियादी पैटर्न जारी रखने में सक्षम बनाना चाहिए। ठीक है, किंडरगार्टन द्वारा बच्चों से 100 से अधिक वस्तुओं के समूह की गिनती और जटिल पाठ्यक्रम बनाने जैसे अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका किंडरगार्टन बताया ना अभी फ्रोबिल किंडरगार्टन। तो अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व हमला व विरोध की अवस्था है। तो ये था आपका स्टैनले हॉल का कथन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, देखो क्वेश्चन नंबर 346 में आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी तो है, समूह में परिचर्चा भी है, मानदंड संदर्भित परीक्षण, पहले से मानदंड कर लेंगे तो वो परीक्षण आपका उपयुक्त नहीं है आपके संरचनात्मक के लिए। ठीक है, वार्तालाप तो है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके लिए इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। ये सारे देखो, शारीरिक भी हो गया, संज्ञानात्मक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया और संवेग, ये चारों आपके किससे होंगे देखते हैं। ऑप्शन ए पृथकता से, पृथकता मतलब अलग, ये तो होगा नहीं। आंशिकता से, छोटे छोटे हिस्सों में, नहीं ये भी नहीं होगा। यादृच्छिकता से, यादृच्छिकता का मतलब होता है किसी घटना के होने अथवा ना होने की यदि कोई दिशा निर्धारित नहीं है। दिशा तो निर्धारित होती है उनकी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक की, समझे ना। यादृच्छिकता का मतलब होता है किसी घटना के होने अथवा ना होने की यदि कोई दिशा निर्धारित नहीं हो, वह अनजाने कारणों से किसी नई स्थिति को और बढ़ता चला जाए। ठीक है, उसकी दिशा ही नहीं हो। तो ऑप्शन डी क्या है, समग्रता और साक्यलता संपूर्णता से। हाँ, ये समग्रता और साक्यलता, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समग्रता और साक्यलता संपूर्णता से, संपूर्ण है ये इन मान लो ये चारों चीजें हैं,
तभी तो संपूर्ण विकास होता है बच्चे का, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समग्रता और साक्यलता संपूर्णता से स्पष्टीकरण विकास की अवधारणा बालक का विकास उचित ढंग से होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में वह एक स्वस्थ युवा युवती नहीं बन सकता। इसके अभाव में तथा सुरुचिपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए बालकों का समुचित विकास होना आवश्यक है। किसी भी बालक का विकास मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं होता। मान लो किसी का मानसिक हो गया तो उसका शारीरिक नहीं होगा ना, तो उसको जरूर प्रभावित करेगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उसका सामाजिक विकास होना भी जरूरी है, मानसिक भी, शारीरिक भी और बौद्धिक भी। ठीक है, ये सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक भी अगर इनमें से नहीं होता तो वो पूरे जीवन के ऊपर इफेक्ट डालेगा बच्चे के। अगला क्वेश्चन है 348 नंबर आपका क्वेश्चन है। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? देखो, जो आपकी मानसिक वृद्धि है और विकास है, निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होगा? ऑप्शन ए आनुवंशिकता। क्या मानसिक वृद्धि और विकास आपका आनुवंशिकता से होता है? होता तो है, लेकिन केवल आनुवंशिकता से नहीं होगा, ये तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका आनुवंशिकता तथा पर्यावरण कारक। हाँ, ये है, आनुवंशिकता भी है और आपका इन्वायरमेंट, ये दोनों इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और केवल पर्यावरण कारक सी तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों मिलकर आपकी मानसिक वृद्धि और विकास में भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है 349। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है। ठीक है, संबंधित है, किससे संबंध होगा? ऑप्शन ए शारीरिक विकास। नहीं, शारीरिक विकास तो नहीं होगा, उसका उससे क्या संबंध है? नहीं, ये तो नहीं। मानसिक विकास, ये ठीक है। जैसे किशोरावस्था में मानसिक विकास उसका बहुत अत्यधिक तेजी से होता है ना, जो संवेग है, संवेग उसके मानसिक विकास से संबंधित है। तो उस समय वो क्या करता है, अपने माता अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, अपने जो सहपाठी हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ ज़्यादा आनंदित होता है। तो ये आपका मानसिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। चलो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 350। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 353। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं, आइए करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट होम्योस्टेसिस शब्द का इस्तेमाल शरीर की प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए एवं उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बाहरी शारीरिक स्थिति और पर्यावरण, बी आंतरिक शारीरिक स्थिति और पर्यावरण, सी विस्थापन व्यवहार और इंसेफलाइजेशन, या डी दृष्टिकोण डाल और परिहार डाल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहरी शारीरिक स्थिति और पर्यावरण। जो फिजियोलॉजिस्ट और होम्योस्टेटिक शब्द है ना, ये इस्तेमाल शरीर की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, तो ये करेंगे आपके बाहरी शारीरिक स्थिति और आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। निम्न में से कौन सी सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है? यह है आपकी ऑप्शन बी आउट पेशेंट चिकित्सा सेवा। ठीक है, यह आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक में देखो टीकाकरण क्लिनिक, यह आपकी सार्वजनिक में आती है। ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आपकी कार्यस्थल सुरक्षा निरीक्षण, यह आपकी सार्वजनिक सेवा में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। परम शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन ए नामित स्केल में, बी अंतरित स्केल में, सी क्रमित स्केल में, या डी अनुपातिक स्केल में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुपातिक स्केल में। अगला क्वेश्चन है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाएगी। अलग ढंग से कार्य करने की हमेशा योग्यता कहलाती है, वो आपकी सृजनात्मकता।
ठीक है, सृजनात्मकता। और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि कोई जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो सृजनात्मक हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका धनात्मक संबंध जरूर होता है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, ठीक है। तो आपका देखो ए सृजनात्मकता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ठीक है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाएगी? आपकी सृजनात्मकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 357, ठीक है, इसका क्या कह रहा है ये? बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना न देने का परिणाम होगा। ऑप्शन ए प्रतिगमन, सी विलोपन, बी सामान्यीकरण, डी विभेदीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिगमन। मतलब जो अपना प्रतिगमन का मतलब होया यहाँ, मान लो किसी बच्चे को कुछ चाहिए और वो आप नहीं दोगे तो वो गुस्सा कर लेगा, वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेगा, जैसे कोई कुत्ता वगैरह या कहीं और मारपीट करके, जैसे वो प्रतिगमन होता है। मान लो अपना जो गुस्सा है वो किसी जगह से किसी दूसरी जगह निकालना, कहते हैं ना मेरा गुस्सा, किसी और का गुस्सा मेरे के ऊपर क्यों निकाल रहा है, तो होता है आपका प्रतिगमन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 358। प्रिंगल के मुताबिक बच्चों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो है बिल्कुल। नए अनुभव और जिम्मेदारी, ये भी है। प्रशंसा और पहचान, ये भी है। प्रशंसा और पहचान, ये तीनों आपकी प्रिंगल के मुताबिक बच्चों की बुनियादी आवश्यकताएं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 359। किस अवधि के दौरान विशिष्ट दोस्ती की उत्पत्ति को देखना शुरू कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 से 18 महीना, 14 से 25 महीने, 18 से 36 महीने, या डी 9 से 15 महीने। तो आपका ये हो जाता है 18 से 36 महीने की जो आयु होती है ना, वहाँ से शुरू कर देता बच्चा दूसरों के साथ खेलने में, दोस्ती करने में। एक पहले क्या करता, 18 से 36 महीने पहले बच्चा अकेला खेलता है, फिर वो अकेला नहीं खेलता, फिर वो समूह में खेलने लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 18 से 36 महीने। अगला क्वेश्चन है आपका 360। क्या कह रहा है ये? कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ए प्रायोगिक विधि, नहीं प्रायोगिक विधि तो उसके लिए सही नहीं है। बी व्यक्तिक अध्ययन विधि, हाँ ये इंडिविजुअल वाली सही है उसके लिए। व्यक्तिक अध्ययन विधि, वो बच्चे की अध्ययन करेगा भाई ये क्यों शरारत कर रहा है, ठीक है। बी आपका व्यक्तिक अध्ययन विधि, ये सही हो जाएगा। व्यक्तिगत अध्ययन विधि किसी बालक के गुण एवं दोष का अध्ययन करती है। अगर किसी बालक में व्यक्तिगत दोष होता है तो उसे समस्या उत्पन्न होती है, तो इस विधि को दूर करने के लिए वो व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करेगा और उन दोषों को दूर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है खालिस्तान। ऑप्शन ए है आपका पैर से सिर तथा शरीर के बाहर की ओर, या ऑप्शन बी सिर से पैर, हाँ ये सिर से पैर जिसको हम सिफलोकाइडल बोलते हैं ना, तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर तथा शरीर से बाहर की ओर, ठीक है। ये शरीर आपका सिर होगा, ये नीचे आएगा ना, तो ये सिफलोकाइडल होता है। सबसे पहले बच्चे का जो माइंड होता है ना, माइंड जो सिर होता है जहाँ, ये मान लो शरीर में सबसे पहले आपका सिर का विकास होता है बच्चे के, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 361। क्वेश्चन नंबर, तो विकास के मस्तकोद्यमी सिद्धांत के अनुसार विकास एक ऐसी क्रिया है जो सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है, ठीक है। मूर्य के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार
गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे के, क्वेश्चन नंबर 362, ठीक है। बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या सी विकास पैर से सिर की ओर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिफ्लोकैडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, वो होता है आपका सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है तेज ना भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन है 365, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो, एकीकरण का सिद्धांत ये तो है, बी विशिष्ट से सामान्य का नहीं, विशिष्ट से सामान्य का नहीं, सामान्य से विशिष्ट का तो है, तो विशिष्ट से सामान्य का नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य का नहीं है। निरंतरता का भी है, विविधता का भी है, अलग अलग वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना हर बच्चे में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। 366 में आ गए हम। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान होते हैं, ठीक है। तो इसका देखो, विकास की सामान्य क्षमता, ये खालिस्तान बढ़ना है, देखो यहाँ ये बड़ा, ये खालिस्तान बढ़ना है। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान होते हैं विकास की सामान्य क्षमता में, विकास के क्रम में। विकास का क्रम तो सभी का एक अनुसार होता है, सब में शैशवावस्था भी आएगी, बाल्यावस्था भी और किशोरावस्था भी आएगी। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत भी सब पे लागू होते हैं। विकास की दर में भिन्नता होती है, ये तो ठीक है, किसी की तेज हो जाती है, किसी की धीरे होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 366 का। अगला क्वेश्चन है आपका 377, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। ये तो बिल्कुल है, इंडिविजुअल अभी तो पढ़ा है हमने। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए है आपका, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। नहीं, ये तो नहीं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। हाँ, ये है विभिन्नता का इसका, जो हर बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है ना, इसका मतलब यही है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 368, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के डेवलपमेंट के जितने भी सिद्धांत हैं उनको समझना किसी शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बिल्कुल सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो बच्चे हैं ना उनकी भिन्न भिन्न अधिगम शैली होती हैं, ठीक है। कोई कौन सी शैली से सीखेगा, कोई कौन सी, तो उनके लिए एक शिक्षक को अलग अलग शैलियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369। तो क्या कह रहा है देखते हैं आइए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, निरंतरता, ये तो है। प्रतिवर्ती, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये प्रतिवर्ती, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती का मतलब क्या बताया इसने, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का तात्पर्य है पुनः आरंभ करना, ठीक है। और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने के बाद पुनः प्रारंभ नहीं होता है। मान लो कोई किशोरावस्था में आ गया बच्चा, वो वापिस शैशवावस्था में थोड़ी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न क्या है, व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 आपका
विकास की सामान्य क्षमता में नहीं, विकास के क्रम में, ये सब क्रम तो सब में एक साथ आते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, तो जो विकास की दर होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है, तो ये इसमें भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर में। ठीक है, थैंक यू।